माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी आप में से सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए ये बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सभी प्रीवियस ईयर्स दिए गए हैं जो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन हुए हैं, विद मतलब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। बिल्कुल सही, मतलब ये नहीं कि इसमें रॉन्ग, बहुत सारे प्रकाशन में होता है कि रॉन्ग आंसर होते हैं। ये मैंने अच्छे से चेक किए, बहुत अच्छी बुक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स सभी दिए गए हैं इनके। फरवरी 2023 जो 4-3-2 फरवरी में हुए हैं, जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी लेटेस्ट, और जो प्रीवियस ईयर है सभी दिए गए हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी सभी एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और विद ऑफिशियल आंसर की। तो ये बुक बहुत अच्छी है, तो मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसे आप अगर रेगुलर देखेंगे तो आपको बहुत सारे सीटेट में होता ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे मिल जाते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में। या फिर अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि इस मतलब इसे देख प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फॉर सीटेट एग्ज़ाम। और यूपीटेट एग्ज़ाम में भी, पर सीटेट में ज़्यादा होता है कि जो लास्ट ईयर में पेपर्स आते हैं, क्योंकि अभी जो आपने देखा ऑनलाइन पेपर हुए हैं लगभग 1 वीक और 2 वीक चले हैं, तो उससे क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हें देने होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे की समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो ऑप्शन है समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, ये सभी माइंड से रिलेटेड है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो फिजिकल नहीं होता, फिजिकल और मोटर गत्यात्मक नहीं होता, सोशल नहीं होता, कॉग्निटिव होता है, क्योंकि तार्किकता और समालोचनात्मक चिंतन ये सब हमारे माइंड में चलता है। तो ये माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये इसकी व्याख्या दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको व्याख्या नहीं कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी व्याख्या कराऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास आप हमेशा याद रखिएगा, ये किसी भी प्रकार से आपसे पूछ ले, हमेशा सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, केंद्र से बरहा की ओर बढ़ता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो उल्टे दिए गए हैं, तो फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? मस्कोद्मुखी सिद्धांत। देखिए आपको विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, विकास का ये सिद्धांत मस्कोद्मुखी सिद्धांत कहलाता है। तो मस्तिष्क से याद रखिएगा आप, मस्तिष्क यानी दिमाग, या सिर से और पैर की ओर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सिर से पैर की ओर कौन सा सिद्धांत है, और आपको ऑप्शन दे देगा ये सब। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, सिफेलोकॉर्डल और ये मस्कादोमुखी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो फर्स्ट और सेकंड बताना है आपको कि बाल्यावस्था में प्राथमिक समाजीकरण का कारण कौन सा है। तो प्राथमिक कौन सा है आप सभी जानते ही होंगे, इतना तो आपने पढ़ा होगा। फैमिली हमेशा हमारा फर्स्ट जो होता है समाजीकरण का कारक होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट फैमिली ऑप्शन दिया होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो फैमिली और विद्यालय में बच्चा सेकंड जो होता है हमारा वो विद्यालय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या पूरी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे से है आपका, प्रीवियस ईयर्स है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असंतुलन। ये तो आप जो है अपने माइंड से भी सोच सकते हैं कि अगर हमें संतुष्ट परिणाम नहीं मिल रहा है तो हमारे अंदर क्या होगा, असंतुलन ही उत्पन्न होगा। ठीक है, अनुकरण हम किसका करते हैं? अपने बड़ों का अनुकरण करके हम सीखते हैं। संरक्षण भी इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ का सिद्धांत, ये इनकी थ्योरी में है ही नहीं, जीन पियाजे की। तो ZPD का किसने यूज़ किया है आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में, किस वैज्ञानिक ने यूज़ किया है। ठीक है, देखिए जीन पियाजे की ये 4 महत्वपूर्ण जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एजिस हैं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इनको एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से, इनके अदर नेम क्या हैं
ठीक है, किस स्टेज में क्या क्या बच्चे के अंदर चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी स्टेज में बच्चा क्या क्या सीखता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ये अलग अलग मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं सभी, किशोरावस्था और ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। देखिए ये जीन पियाजे के वही सिद्धांत है जो मैं अभी बात कर रही थी। तो ये आपकी अवस्था कौन सी होती है आपको बतानी है। ऑप्शन गिवन है आपको, संवेदी गामक अवस्था जो आपकी 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। तो बच्चों वस्तु स्थायित्व किस एज में करता है, ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक अवस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। अर्थात बच्चों में ये समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल दी गई है, अगर आप ये देख लेंगे तो इससे फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बता देंगे। देखिए संवेदी गामक अवस्था में जो आपकी 0 से 2 वर्ष होती है, ये एज भी आपको ध्यान रखनी है। उपलब्धि क्या क्या होती है, एक तो वस्तु स्थायित्व होता है, लक्ष्योन्मुखी होता है मतलब गोल ओरिएंटेड होता है, और व्यवहार का उद्भव। ये 3 वर्ड याद रखिएगा आपको फर्स्ट स्टेज से। सेकंड स्टेज है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, आत्म केंद्रिकता होती है, काल्पनिक होता है, बच्चा काल्पनिक खेल खेलता है और प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें परिरक्षण, कर्मबद्धता और वर्गीकरण और मूर्त तार्किक चिंतन, ठीक है, जो सामने होता है उसके बारे में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इसमें बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो सामने नहीं होता उसके बारे में भी चिंतन करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी हेंज जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी उससे है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। रमन कोई बच्चा है, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो ये आपकी एक थ्योरी है पूरी, ठीक है। उस कोहलबर्ग की थ्योरी में कोहलबर्ग ने जो है स्टेजेस दी हैं और फिर उन स्टेजेस की भी और दो स्टेजेस दी हैं। तो वो उसी थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन है, अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चे में, तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का सोचना है कि रमन को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये अपराध है, तो वो क्या कर रहा है, वो कानून से डर रहा है। तो ये जो उसकी अवस्था है, ये उसकी अवस्था कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास है, ठीक है। ये आपकी थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे गिवन है इनके रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था विन्यास से संबंधित अवस्था में है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्तर यहाँ पे पूर्व लौकिक अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष, अवस्था 1 है इसमें, और सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैंने ये कार्य किया तो दंड पाऊंगा। तो इसमें मतलब जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। अवस्था 2 देखिए कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार सब लाभ से प्रोत्साहित होता है। वह सोचता है कि मुझे ये काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। तो बच्चा किस लिए करता है काम, कि मुझे उपहार मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो अवस्था स्तर है लौकिक स्तर 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। ये अवस्थाएं, इस अवस्था 3 अवस्था 4 देख लीजिए इसकी। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस स्टेज का है कोहलबर्ग की। तो ये स्तर 2 के अवस्था 3 का है, ठीक है। मतलब जो इन्होंने 3 स्तर दिए हैं उसकी फिर 2 अवस्थाएं दी गई हैं। तो ये आप अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप इन्हें क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, इंजॉय करेंगे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखिए लेबोगत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक प्रतिकरण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीख सकते हैं और मदद अधिगम की
संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देगा, तो सामाजिककरण की तो ये बात ही करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों का सहयोग, तो बच्चा यहाँ से भी समाज से अलग हट रहा है, क्योंकि बच्चे सहयोग के बिना अच्छी तरह सीख सकते हैं, तो इन्होंने ये भी गलत माना है। संकेत और अधिगम गति में अवरोध पैदा करते हैं, ये भी गलत माना है इन्होंने। इनका मानना था कि अपने बड़ों से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समाज में रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो सांस्कृतिक उपागम अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनकी थ्योरी में आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि सोशलाइजेशन को माना गया है, जिस ऑप्शन में बच्चा समाज में रह के सीख रहा है, तो वही राइट ऑप्शन होगा। बाकी 3 ऑप्शन इनके ऐसे होंगे कि बड़ों के साथ बच्चा अच्छे से नहीं सीख रहा है, या सामाजिक पृथक्करण की चीज़ें। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है इनकी थ्योरी की, आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में इन्हें जाना जाता है, इन्होंने दिया है। लेव वाइगोत्स्की का बहुत अच्छा सिद्धांत है, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इनकी भी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। निष्क्रिय अनुकरण, ठीक है, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो, बच्चा सीखे दूसरों से, बड़ों से, समाज में रह के, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन देखिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो ऑप्शन सही है, आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। बच्चा क्या करेगा? बच्चे की जब व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया जाएगा, ये नहीं कि सभी बच्चों को बैठा दिया गया, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, तो सभी बच्चों को एक साथ हम ट्रीट नहीं कर सकते। जो बच्चे हमारे अच्छे हैं, मतलब जल्दी लर्न करते हैं, उनको और अलग तरीके से, और जो बच्चे वीकर्स हैं, ये नहीं कि कुछ बच्चों को आ गया तो आप पूरी क्लास को आगे लेके जा रहे हो, नहीं, आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देंगे। प्रत्येक बच्चे को सीखना है और सिखाना है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होवर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, पढ़ लीजिएगा ज़रूर। होवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? कि सभी समान बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि बच्चों में बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है, इस पर परिवेशीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, और कई प्रकार की बुद्धि होती है, और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि, विभिन्न स्तर होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि बच्चा रीजनिंग अच्छे से कर लेता है, मैथ अच्छे से कर लेता है, कौन सी बुद्धि है उसमें। तो उन्होंने अलग अलग 8 प्रकार की बुद्धि बताई है बच्चों में, तो बहुत अच्छी थ्योरी है इनकी, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, इनकी अब 9 हो गई हैं, बाद में एक और जोड़ी गई थी। होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है ये स्थानिक, शारीरिक, गतिक, सांगीतिक, ये सब बुद्धि, और इनके तो बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल अगर आपने जान ली तो काफ़ी अच्छे से आप इस थ्योरी से क्वेश्चंस कोई भी आए आप बना लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका कथन कारण पर है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। और तर्क है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर है। तो ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश से कोई भूमिका नहीं है। आप सभी जानते हैं, बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो और अच्छी नई नई चीज़ें सीखता है, और नई नई भाषा का उसकी विकास होता है, नई नई चीज़ें वो करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, और ये आपका बिल्कुल सही है। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित स्मृत परिवेश के सृजन पर बल देता है। मतलब बच्चा जो है देखकर नई नई चीज़ों से आकर्षित होकर बहुत जल्दी से सीखता है, तो रचनावादी सिद्धांत पर बल देता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है और आर आपका गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन देश को बढ़ावा देते हैं। जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्ति और रूढ़िवादिता। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, ये तो ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। मोस्टली इसका आंसर यही होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे लड़के और लड़कियों में मतलब अंतर किया जा रहा है कि लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, कठोर होते हैं, और लड़कियाँ नरम होती हैं, संवेदनशील होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ नरम और संवेदनशील ही होती हैं या लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है हमारे माइंड में, कि हम यही समझते हैं कि लड़कों को बाहर जाना चाहिए और लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, लड़कों को के ऐसे गेम खेलने चाहिए, लड़के रोते नहीं, लड़कियाँ रो सकती हैं लेकिन लड़कों को हक नहीं है रोने का। तो ये सब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। और इसका ये आपसे जब भी पूछा जाएगा, अगर सीटेट में पूछा गया, तो इसका आंसर मोस्टली 99% यही होता है। बाकी अगर घुमाना ही हो तो इस और थोड़ा और अंतर करके आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, ये तो बिल्कुल सही है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर देकर, बिल्कुल सही है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल करके, बिल्कुल सही है। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग एवं पृथक्करण, नहीं, बिल्कुल नहीं, पृथक्करण हमें नहीं करना है और ना ही कोई लेबल लगाना है कि आप सीख नहीं सकते और आप जो है स्लो लर्नर हो या फिर कुछ ऐसे। हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है और बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना है कि अगर हमें लग रहा है कि हमें ये वाली हमारी जो शिक्षण विधि है सभी बच्चों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें उसे चेंज करना चाहिए। बहुविध तरीके मतलब अलग अलग तरीके हमें अपनाने चाहिए क्लास में, ना कि लेबलिंग करना चाहिए। बहुत सारी क्लासेस में देखा जाता है कि टीचर बोल देते हैं तुम्हारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और ना ही तुम सीख सकते, तो वो बिल्कुल गलत है। 14th देख लेते हैं, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। तो विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है आकलन का। और अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों चुनौतियों की पहचान करना, ये कुछ सही है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ये भी गलत है। और विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th है आपका, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। तो समालोचनात्मक चिंतन बच्चे में हम लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे, सब चिंतन, प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। रोट कंठस्थीकरण को तो बिल्कुल गलत माना गया है, रोट जहाँ भी आपको लगे या रटना या रट्टा मारना ये सब दिखे तो बिल्कुल ऑप्शन गलत होता है वो। और पैसिव निष्क्रिय अनुकरण भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सब चिंतन प्रतिबिंबन। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ही करते हैं और आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो मैं गारंटी देती हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।